बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी डी ब्लॉक्स के अंदर, और फिर हमने स्पेशली वहां पर जो एबनॉर्मलिटीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसको देखा था कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या एबनॉर्मलिटीज थी और आपके पास डिफरेंट सीरीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स की एबनॉर्मलिटीज थी और वो किस वजह से थी उसको हमने देखा था। तो मैं आज इसको जनरल से रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से कि हमारे पास हमने 3D, 4D और 5D सीरीज की बात की थी। तो 3D सीरीज को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। तो हर ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आपके पास 10 एलिमेंट है, जो कि आपके पास 6D सीरीज है वो इनकम्प्लीट है। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो n-1 D 1 to 10 और आपके पास ns2, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर इसमें हम देखते हैं तो क्रोमियम और कॉपर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं शो करते। क्रोमियम का केस अगर आप देखें तो आपके पास 3D5 है और 4s1 है। हालांकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 4s2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, 4s1 है। मतलब 3D4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसी तरह से कॉपर में 3D10 है और 4s1 है, 4s2 नहीं है, जबकि आपके पास 3D9 और 4s2 होना चाहिए था हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, ये किस वजह से ऐसा हुआ था? बिकॉज यहां पर देखें तो डी आपके पास हाफ फिल्ड है, यहां पर देखें तो डी आपके पास फुल फिल्ड है। क्योंकि पार्शियली फिल्ड के कंपैरिजन में आपके पास जो हाफ फिल्ड है और आपके पास जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है ये मोर स्टेबल होते हैं। इस वजह से क्रोमियम और कॉपर क्या करते हैं, एबनॉर्मल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। फिर उसके बाद हम आए थे 4D सीरीज के अंदर। तो 4D सीरीज में अगर आप लोग देखोगे तो जनरल क्या बनता है इसका, n-1 D 1 to 10 और आपके पास ns1 बनता है। मतलब यहां पर आपके पास 2 की बजाय ns के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब ऐसा क्यों है कि भाई यहां पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। हम इसमें जाएंगे 5D सीरीज में, वहां पर भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन इस केस में यहां पर आपको मैक्सिमम केस में सिवाय लास्ट कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर या शुरू के 1-2 एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो आपके पास n-1 D 1 to 10 और ns1 शो करते हैं। मतलब यहां पर इस सीरीज के अंदर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एलिमेंट की केस में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो s के अंदर अकेला रहना पसंद करता है, s के अंदर अकेला प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसा क्यों है, उसके लिए हमने ये देखा है कि भाई आपके पास जो n-1 D है और आपके पास जो ns है, इन दोनों की एनर्जी सिमिलर होती है, इनमें एनर्जी का कोई इतना गैप नहीं होता। तो होगा क्या, s के इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या है, अब इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड की फॉर्म में है तो यहां से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं ना, मतलब रिपेल करेंगे, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी और इसके पास करीब ही सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल अगर अवेलेबल है, उसमें जगह है, तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक जगह पर रहेंगे। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन प्रीफर करेंगे कि यहां से यहां क्या शो करे, एक्साइटेशन शो करे, मतलब यहां से यहां एक्साइट हो। तो यहां पर एक बात हमने देखा कि इस केस में हमें s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम केस में क्यों मिल रहा है। इसकी रीजन ये है कि क्योंकि यहां पर s के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो साथ वाला जो d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी इसके कंपैरेबल है, लिहाजा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से एक्साइटेशन एनर्जी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से यहां एक्साइट हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिलेगा, s के अंदर एक ही मिलेगा। तो ये इसकी बात आ गई 4D सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन की। लेकिन जब हम 5D के अंदर जाते हैं तो अगेन आपके पास s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपके पास ns1 की तरह ये शो नहीं करता। तो यहां पर क्या रीजन है, तो यहां पर आपके पास अगर देखा जाए तो इस केस में जो आपके पास n-1 D है और आपके पास ns2 है, इसमें आपके पास ns इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान में काफी गैप है। मतलब कहने का ये हुआ कि यहां इस केस में यहां इजीली एक्साइट हो सकता था, लेकिन इस केस में अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट तो है, पेयरिंग के फॉर्म में रिपल्शन भी है, एनर्जी भी इसकी बढ़ रही है, लेकिन ये एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि इस एनर्जी गैप को ये क्या करे, फिल करके यहां तक आ जाए, इस गैप को पास करके यहां पर आ जाए। तो मतलब कहने का ये हुआ कि यहां पर जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम है, जबकि एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा है। तो मतलब एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा डोमिनेट होने की वजह से s का इलेक्ट्रॉन s में रहेगा, p के अंदर नहीं जा सकता। तो इनकी एनर्जी यहां पर क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी कम है, ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो s के अंदर आपके पास क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इवन कि अगर आप लोग टंगस्टन को देखें ना तो 6s2 और 5d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो करता है, लेकिन 6s1 5d जो कि हाफ फिल्ड वाली सिचुएशन है उसको भी ओबे नहीं कर रहा। तो इसकी रीजन क्या है, यहां पर इसकी रीजन ये है कि आपके पास n-1 D और s के दरमियान में एनर्जी गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रमोट नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसके बाद हम इसका जो ट्रेंड है वो देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है।
अभी हमने क्या पढ़ना है, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आपके पास रेडियाई है इसका हमने ट्रेंड देखना है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड देखेंगे इन अ पीरियड। ठीक है, पीरियड में इसका क्या ट्रेंड होगा। हम 3 सीरीज की बात करेंगे, पहले एक के एलिमेंट्स को हम देखेंगे और उसके बाद फिर बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसका वही ट्रेंड होगा, हमने जस्ट उसको फॉलो करना है। तो अगर आप लोग ट्रेंड एंड पीरियड में देखें तो हम फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे। तो फर्स्ट सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो फर्स्ट सीरीज में अगर आप लोग देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और आपके पास जिंक, ये एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है ना। अगर आप लोग इसको देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 21 है, फिर ये 22, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट है ये। ठीक है ना। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जिनका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होगा, 30 होगा। ठीक है ना। तो अब अगर हमने क्या देखना है यहां पर, एटॉमिक रेडियाई का या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखना है। तो अगर हम देखते हैं आपके पास स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, ठीक है ना, यहां तक अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है ना। स्कैंडियम से लेकर आपके पास मैग्नीज तक एटॉमिक रेडियस यहां पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब ट्रेंड एंड पीरियड की हम बात करें तो आपके पास इर्रेगुलर ट्रेंड है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं है बल्कि इर्रेगुलर ट्रेंड है इसका। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस आपके पास डिक्रीज होता है स्कैंडियम से मैग्नीज तक। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास ये आयरन से लेकर निकल तक ये क्या रहता है आपके पास, रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है ना। मतलब ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो मिडिल वाले जो एलिमेंट है आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह, ठीक है ना, तो ये आपके पास इनका जो एटॉमिक रेडियस है ये तकरीबन क्या रहता है, सेम रहता है। इसमें कोई चेंज ज्यादा नहीं आ रही होती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो आपके पास लास्ट में रहते हैं कॉपर और जिंक। तो कॉपर और जिंक को अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है। तो आपको 3 डिफरेंस जो है वो आपको क्या मिल रहे हैं, ट्रेंड मिल रहे हैं। पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, फिर मिडिल में एटॉमिक रेडियस तकरीबन सेम रहती है, और फिर आपके पास लास्ट में अगर आप लोग देखें तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर आपको कोई रेगुलर जो है वो ट्रेंड नहीं मिल रहा, इर्रेगुलर सा ट्रेंड आपको मिल रहा है। तो ये ट्रेंड के अंदर इर्रेगुलरिटी क्यों है, हमने इसकी रीजन को देखना है। अगर आप लोग इस बात को समझेंगे तो बाकी तीनों के अंदर आपके पास यही रीजन अप्लाई होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई एटॉमिक रेडियस स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक डिक्रीज क्यों होता है, इसका आंसर क्या होगा, इसकी रीजन क्या है, हमने इस रीजन को देखना है। ठीक है बच्चों, जनरली आपको पता है कि जब आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपके पास इंक्रीज होता है तो साइज आपके पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो किसी भी एटम की जब हम रेडियस को देखते हैं तो वहां पर हम 2 फैक्टर्स को देखते होते हैं। ठीक है। इसके रीजन में हम क्या देखेंगे, 2 फैक्टर्स। नंबर 1 हम क्या देखेंगे, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है ना, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन हमने देखनी है कि ये ज्यादा डोमिनेंट है, और दूसरा आपके पास क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है ना, दूसरा आपके पास क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन।
अब अगर हम देखते हैं तो आपके पास जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, ठीक है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ये क्या कर रहा है, सपोर्ट्स टू डिक्रीज द एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है इसकी कोशिश यही होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर साइज को श्रिंक कर दे। मतलब सिंपल अगर हम बोले तो साइज को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, वही वाली बात यहां पर अप्लाई होती है। लेकिन जब हम शील्डिंग की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बात करते हैं, तो ये वाला फैक्टर क्या करता है, ठीक है ना, ये वाला फैक्टर क्या करता है, सपोर्ट्स टू इंक्रीज द एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, ये सपोर्ट करता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो, जबकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या करता है, सपोर्ट करता है कि एटॉमिक रेडियस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, ये दो बातें हैं। अभी हमने इन दोनों को देखकर डिसाइड करना है कि विच फैक्टर इज डोमिनेंट। इन दोनों को देखकर हमने ये डिसाइड करना होता है कि इन दोनों में कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है। जो फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होगा उसके कंपैरिजन में हमने डिसाइड करना होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, लेट सपोज आपके पास ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके शेल है। मैं आउटर मोस्ट शेल की वगैरह की बात कर रहा हूं, आउटर शेल्स की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो कि 3D है और आपके पास ये 4s है, मतलब हम फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं और फर्स्ट सीरीज में हम स्कैंडियम की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास s के अंदर तो पता है आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। s के अंदर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनों को कहां पर भरते हैं, मतलब अगर हम इसको देखें तो आपके पास क्या है, 3d1 और आपके पास क्या होता है, 4s2 होता है ना। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, d के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप लोग गौर करें तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल नहीं करता, क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल नहीं करता। मतलब ये है कि यहां पर आपके पास 4s और 3d के जो इलेक्ट्रॉन है इनकी आपस में रिपल्शन होती है। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होती है। हमने 2 फैक्टर को काउंट करना है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा या ये इसको रिपेल करेगा तो एज अ रिजल्ट ये साइज को क्या कर देंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट रिपल्शन है, ये वाला फैक्टर सपोर्ट कर रहा होता है कि साइज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम भी देते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा होता है, साइज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लोग देखें तो इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस भी तो है ना। तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी लग रही है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा होता है और ये कोशिश इसकी यही होती है कि अपनी तरफ इन शेल को अट्रैक्ट करके साइज को क्या कर दे, श्रिंक कर दे, साइज को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। तो अब होगा क्या भाई, यहां पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी लग रहा है और आपके पास शील्डिंग इफेक्ट भी लग रहा है। शील्डिंग इफेक्ट चाहता है कि साइज इंक्रीज हो, जबकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन चाहता है कि साइज क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो हम किसको माने, अगर प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि स्कैंडियम से लेकर आपके पास मैंगनीज तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज क्यों होगा, इसका मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम से लेकर आपके पास जो है मैंगनीज तक, इधर आपके पास क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज डोमिनेंट। किसके ऊपर है, ओवर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है ना। इन केस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है, इसकी क्या रीजन है, रीजन इसकी ये है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट है और किससे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पे। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट है तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा।
अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट क्यों होता है? तो इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर बीच में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और आपको पता है कि डी ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है वो कम होती है, ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से ये क्या करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम है, मतलब डी के अंदर कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन का जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो लेस डोमिनेंट है, कम है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसको क्या करता है, मजबूर करता है, और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, साइज श्रिंक हो जाता है। तो ये वाला इफेक्ट आपके पास कहां तक चलेगा, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक चलेगा। तो चूंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 21 है, इधर 22 है, तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, इधर 23 हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इधर 24 और इधर 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक हम जब जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। इसकी रीजन क्या है, रीजन इसकी ये है कि भाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन को साइज को डिक्रीज करना चाहता है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लेस डोमिनेंट है, जो कि सपोर्ट कर रहा था कि साइज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो हमने यहां पर ये देखा कि न्यूक्लियर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर डोमिनेंट ओवर शील्डिंग इफेक्ट। तो हम बोलेंगे देयरफॉर साइज डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज। तो ये तो आपके पास आ गया पहला केस। इसके बाद अगर आप लोग देखते हैं तो यहां पर मिडिल में अगर आप लोग देखते हैं तो साइज क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, मैं लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सेम, तो मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑलमोस्ट सेम क्यों रहता है, ये साइज क्यों चेंज नहीं होता। मतलब आपको यहां पर काफी फर्क मिल रहा था कि साइज भाई डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना, लेकिन आप लोग अगर यहां पर देखेंगे तो इधर आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, इधर ऑलमोस्ट क्या रहेगा, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन ये फर्क बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ना होने के बराबर है, बहुत कम है, 1 यूनिट का डिफरेंस आएगा मैक्सिमम। तो ये डिफरेंस बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट हमें इसकी जो एटॉमिक रेडियस है आयरन की, कोबाल्ट की, निकल वगैरह की सेम हमें नजर आती है, हालांकि इसको डिक्रीज होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या रीजन है, तो हमने रीजन देखना है। तो रीजन में अगेन हमने वही दो फैक्टर देखने हैं, एक क्या था, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है ना, और दूसरा आपके पास क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, जबकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर दोनों फैक्टर साथ चल रहे हैं। तो पहले केस में तो हमने देखा था ये डोमिनेंट था, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो यहां से यहां तक साइज सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेम उसी तरह से एक डायग्राम बना लेते हैं, और ये हम बना लेते हैं 4s और ये हम बना लेते हैं 3d, क्योंकि लेफ्ट टू राइट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहता है, शेल चेंज नहीं होता, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर s में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब अगर यहां पर देखें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था स्कैंडियम की केस में, d में, इसकी केस में d में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मतलब आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और आपके पास 4s2 आ जाए, ठीक है ना। ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम की केस में डी में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, अब कितने हैं आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे ये बताएं, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सारे इस आउटर इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर रहे हैं, और इसके अंदर भी कोई और शेल्स वगैरह होंगे उसको भी क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम न्यूक्लियस इन सब को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट भी तो कर रहा है, इन सब को क्या कर रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट भी तो कर रहा है। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन में आपके पास रिपल्शन भी चल रही है, और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में क्या है, अट्रैक्शन भी मौजूद है। तो दोनों फैक्टर ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं तो इस केस में ये देखा गया है प्रैक्टिकली इनका साइज ज्यादा चेंज नहीं होता। तो इसकी रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन भी है। तो जितना आपके पास ये अट्रैक्ट करके साइज को डिक्रीज करना चाहता है, इतना ये रिपल करके साइज को इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों फैक्टर आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो
इक्वल हैं, ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। लिहाजा जब ये साइज को इंक्रीज करना चाह रहा था, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होना चाह रहा था, तो इसने क्या कर लिया, डिक्रीज कर लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ एज अ रिजल्ट साइज ना आपके पास इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, बल्कि ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। थोड़ा बहुत फर्क जरूर आएगा, डिक्रीज होगा, लेकिन इतना फर्क नहीं आएगा। तो हम इसको बोलेंगे कि यहां से यहां तक ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो भाई सेम क्यों रहता है, इसकी यही रीजन है सेम रहने की कि यहां पर इस केस में जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियर की और आपके पास जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, मतलब सिंपल अगर मैं बोलूं तो शील्डिंग इफेक्ट और आपके पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बराबर है, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, तो लिहाजा साइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं लास्ट जो है वो आपके पास लास्ट फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। एट द एंड अगेन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो भाई ये इंक्रीज क्यों होती है एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम क्रोमियम टू जिंक, ठीक है ना। अगेन इसका रीजन हम देखेंगे, और रीजन में वही हमने दो फैक्टर देखने हैं। कौन कौन से दो फैक्टर, वही आपके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जिसको हम शील्डिंग भी बोलते हैं, और दूसरा आपके पास क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। दूसरा आपके पास क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या करना चाहता है, साइज को डिक्रीज करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन साइज को क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। तो इस केस में तो ये दोनों बराबर थे, तो साइज क्या रहा था, इक्वल रहा था, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम रहा था। लेकिन इस केस में यहां पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, क्यों, क्रोमियम से कॉपर से जिंक तक। तो सिंपल सी बात है, इस केस में डोमिनेंट फैक्टर क्या होगा फिर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। मतलब अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो एस के अंदर तो वही आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास 3d है। अब यहां पर डी में अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या करते हैं, इनकी आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है। कोई इनर ऑर्बिटल भी होगा, इनकी भी आपस में रिपल्शन होगी, और एट द सेम टाइम न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट भी कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट भी कर रहा है। लेकिन यहां पर अट्रैक्शन आपके पास क्या है, लेस डोमिनेंट है, और जो आपके पास रिपल्शन है इस केस में, ये आपके पास क्या है, मोर डोमिनेंट है। ठीक है, रिपल्शन आपके पास क्या है, मोर डोमिनेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से यहां साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो आप लोग देखते हैं यहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से साइज क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। लेकिन चूंकि अट्रैक्शन कम है, जो कि साइज को डिक्रीज करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि लेस डोमिनेंट है तो डिक्रीज कर नहीं पाता। तो चूंकि यहां पर रिपल्शन डोमिनेंट है, तो ये साइज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डी के अंदर फुल होने की वजह से, डी फिल्ड होने की वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कॉपर और जिंक का एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमने यहां पर आपके पास क्या देखा, 3 किस्म के ट्रेंड हमने देखे। फर्स्ट हमने देखा कि आपके पास यहां से यहां तक जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है, यहां कांस्टेंट रहता है तकरीबन, और यहां पर आपके पास फिर से इंक्रीज हो जाता है। तो ये 3 डिफरेंट किस्म की जो आपके पास ट्रेंड है एक ही सीरीज के अंदर क्यों शो कर रहा है। पहले केस में हमने पढ़ा डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इस पर डोमिनेंट हो जाता है और साइज आपके पास डिक्रीज होता है। फिर हमने कहा कि यहां पर भी वही 2 फैक्टर लग रहे थे, लेकिन चूंकि इंक्रीज वाला फैक्टर जो आपके पास साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है जो कि साइज को इंक्रीज कर रहा था, और फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन है जो कि साइज को डिक्रीज कर रहा था, ये दोनों इक्वल और अपोजिट थे ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से साइज भी क्या रहा, तकरीबन सेम रहा। फिर उसके बाद हमने देखा कॉपर और जिंक के दरमियान में साइज फिर से इंक्रीज हो जाता है। तो ये साइज फिर से इंक्रीज क्यों होता है, इसकी क्या रीजन है, ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर डी के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस केस में अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, तो साइज इंक्रीज होगा, जबकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन लेस डोमिनेंट है। तो एज अ रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से ये तो हमने फर्स्ट सीरीज की बात की, सेकंड सीरीज में भी बिल्कुल यही ट्रेंड फॉलो होता है, और थर्ड सीरीज में भी बिल्कुल यही ट्रेंड फॉलो होता है। ठीक है, थर्ड सीरीज में, सेकंड सीरीज में, और आपके पास फर्स्ट सीरीज में जो ट्रेंड आपके पास फर्स्ट सीरीज का है, वही सीरीज ट्रेंड आपके पास सेकंड का भी है और थर्ड का भी। लेकिन वहां पर एक बात का जरा ख्याल रखना है, अगर लेंथेनाइड आए तो इसके बाद लेंथेनाइट
की कंट्रैक्शन होती है, बीच में कुछ एलिमेंट मिसिंग होते हैं, वो हमने जरा देखना होता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल इनका इफेक्ट क्या है, सेम है। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं तो पहले ये क्या हो रहा है, फर्स्ट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है ना, फिर यहां से यहां तक क्या होता है, ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम, और फिर यहां पर क्या हो जाता है, यहां से यहां तक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, यहां से यहां तक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये तो आपके पास क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना, जिसको हम 3D सीरीज बोलते हैं। तो इसी तरह से आपके पास 4D के अंदर भी यही ट्रेंड है, ठीक है ना, सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ये। इसी तरह से आपके पास 5D के अंदर भी क्या है, आपके पास सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको देखें तो बाकी यही कंसेप्ट आप लोग 4D और 5D के ऊपर भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको लिखता नहीं हूं, टाइम ज्यादा लगेगा, इसको खत्म करते हैं यहां पर। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, ये तो आ गया लेफ्ट टू राइट ना, ये बात हमने की लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर। अब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप में। ठीक है, तो ग्रुप में आपके पास टॉप टू बॉटम बात होगी ना। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपके पास, मैं यहां पर लिख देता हूं स्कैंडियम, और यहां पर आपके पास लिट्रियम है, ठीक है ना, और फिर आपके पास इधर आपके पास Ti है, इधर आपके पास जिरकोनियम है, फिर नियोबियम है, और यहां आपके पास क्या है, वेनेडियम है। ठीक है ना, और फिर इसके बाद क्या है आपके पास लेंथेनम है, फिर आपके पास हाफनियम है, और फिर इसी तरह से आगे चलेगा। ठीक है ना, फिर आपके पास टंगस्टन है, और फिर जब हम इसके बाद हम चले जाते हैं तो फिर आपके पास क्या है, और एक्टिनियम है, उसके बाद फिर रदरफोर्डियम है, और ये इनकम्प्लीट सीरीज है। मैंने कुछ थोड़े एलिमेंट्स रखे हैं, इसको हमने देखना है। तो भाई अगर आप लोग देखते हैं तो ये आपके पास हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास न्यू शेल की एडिशन होती है। तो न्यू शेल की एडिशन की वजह से जनरली आपके पास साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सेल नंबर बढ़ते जाते हैं, और जितने सेल नंबर बढ़ेंगे आपके पास साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। तो पीरियड टेबल में जनरल ट्रेंड क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहां पर इस तरह से नहीं है, यहां पर आपके पास ये कौन सा सीरीज था, आपके पास 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है। जब आप लोग 3D से 4D सीरीज में जाते हो ना, तो आपके पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है। इसके बाद फिर ये क्या रहता है, इसके बाद फिर क्या रहता है, जब आप 4D से 5D में जाते हो तो आपके पास जो एटॉमिक साइज है भी ऑलमोस्ट सेम होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, इसका साइज छोटा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनको बड़ा होना चाहिए था लेकिन ये छोटा है, तो इसकी क्या रीजन है, 3D से 4D में आते हुए साइज इंक्रीज हो जाता है थोड़ा, लेकिन जिरकोनियम से जब हम हाफनियम में जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सॉरी ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इसकी क्या रीजन है, यहां पर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? तो इसकी रीजन ये है कि अगर आप लोग देखें तो लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 होता है, और अगर आप लोग हाफनियम में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर 72 होता है। तो यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो बहुत सारे एलिमेंट्स बीच में मिसिंग है। फिर इसी तरह से यहां पर आते हैं तो इधर भी आपके पास बहुत सारे एलिमेंट मिसिंग आते हैं। ये जो मिसिंग एलिमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज सारी यहां से मिस हो चुकी है, एब्सेंट हो गई है, तो ये जो मिसिंग ऑफ लेंथेनाइड्स है ना, इसको हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड को हमने नीचे क्यों लिया, क्योंकि वहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन F सबशेल में एंटर होता है, वो किस में चले जाते हैं, F में चले जाते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग यहां से यहां तक जाओगे तो जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो 14 यूनिट में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैं यहां पर जरा इसको क्लियर करके लिख देता हूं। आपके पास अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, जब हम 3D से किस में जाते हैं, 4D में जाते हैं, तो साइज क्या हो जाता है,
इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जब हम 4d से किस में जाते हैं, 5d में जाते हैं, तो साइज को इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये साइज क्या रहता है, साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। यहां पर साइज तकरीबन क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब ये छोटा साइज का है, ये थोड़ा बड़ा साइज का है, और ये तकरीबन दोनों सेम साइज के हैं। तो भाई ये ऑलमोस्ट साइज सेम क्यों रहता है, तो इसका सिंपल आंसर तो ये है, टू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब हम इसको लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखें लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट मिसिंग है, और इसको हम, ये जो मिसिंग एलिमेंट है, इसको हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का नाम देते हैं। क्योंकि देखें वो एलिमेंट एफ ब्लॉक में चले गए और न्यूक्लियर चार्ज एकदम से बढ़ रहा है, 57 से 72 हो गया, तो साइज एकदम से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो साइज डिक्रीज होगा तो ये जिरकोनियम के नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो इस वजह से इनका साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट डिक्रीज होने की वजह से इसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, इसका हम सिंपल रीजन बता सकते हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, देखें जब हम इन एलिमेंट्स में जाएंगे आगे, लेंथेनम के बाद आपके पास हाफनियम है, टंगस्टन वगैरह में जब हम जाएंगे, तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर होता है, 4f में एंटर होता है, और उसके बाद फिर किस में चला जाता है, 5d में एंटर होता है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग गौर करें जरा, ये आपके पास शेल है, ये न्यूक्लियस है, मान लो कि आपके पास 4f है, मान लो कि आपके पास 5d है, और ये आपके पास क्या है, 6s है। अब आपको पता है F की शील्डिंग बहुत ही पुअर शील्डिंग होती है, D की शील्डिंग भी बहुत पुअर है, और एटॉमिक नंबर भी आपके पास एकदम से यहां पर बढ़ गया है। तो अगर आपके पास यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बीच में 4f है और 5d है जो इसको रोक नहीं पाएंगे। तो चूंकि लेंथेनाइड में अगर आप लोग देखें तो वो F ब्लॉक से बिलोंग करता है, मतलब उसमें F के अंदर फिलिंग होती है पहले, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन D में जाता है। तो चूंकि F की शील्डिंग कम होती है बीच में, तो ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को रोक नहीं पाएगा, तो लिहाजा यहां पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से, तो लेंथेनम के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन F में एंटर होते हैं, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन भी इसको कहा जाता है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, या आपके पास पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड F की वजह से, ये भी हम कह सकते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F एंड D ऑर्बिटल्स, ठीक है। साइज क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो इसी तरह से आप लोग इधर देखेंगे भी यही काम होगा, इधर देखेंगे भी यही काम होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज, मतलब डिक्रीज नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, 3D से 4D में जाएंगे तो साइज पहले इंक्रीज हो जाता है थोड़ा, ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पर 4D से 5D में जब हम जाते हैं तो आपके पास साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। और यही काम जब आप लोग एक्टिनियम के बाद जाएंगे रदरफोर्डियम में, तो इसमें भी आपके पास यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट, 14 एलिमेंट का सीरीज यहाँ पर भी मिस होता है, इसको एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहा जाता है, और इसके नीचे हमने एक्टिनाइड सीरीज को रखा होता है। तो लिहाजा पीरियड के अंदर भी हमने 3 डिफरेंट रीजंस देख लिए, और यहां पर हमने क्या देखा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन देखा, जिसकी वजह से आपके पास जो साइजेस हैं इन दोनों के ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड सीरीज के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग जितने भी जो मैंने एलिमेंट्स की एग्जांपल दी है, आप लोग इन एलिमेंट्स को पूरा ड्रा करोगे, और ड्रा करके फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और इनका साइज का ट्रेंड बताओगे रीजन के साथ। थैंक यू वेरी मच।